हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टिलेज के बारे में। टिलेज क्या होता है? ओके, तो हम देखते हैं टिलेज। टिलेज किस लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है? एंग्लो सेक्शन एक लैंग्वेज है, जैसे अपनी ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज है, वैसे ही एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है टीलियन से, जिसका मतलब है टू प्लाउ। टू प्लाउ, हल जोतना, एंड प्रिपेयर सोयल फॉर द सीड टू सो। भी हमें अपनी मिट्टी को इस तरह तैयार करना है कि बीज की बुआई हो सके, उसकी कल्टीवेशन हो सके ज़मीन की, और हम क्रॉप्स की पैदावार ले सकें। ओके, ये अपना टिलेज है। तो हमने बात कर चुके हैं भी टिलेज का फादर कौन है? जेंथ्रो टूल। कौन सी बुक लिखी थी इसने? हॉर्स होइंग एंड हस्बेंड्री। कौन सी बुक लिखी थी बच्चों? हॉर्स होइंग एंड हस्बेंड्री। इसके अंदर ये बुक किस चीज के लिए रेफरेंस बने आगे जाके? एक तो हॉर्स ड्रोन कल्टीवेटर्स के लिए आगे जाके एक बेसिस बनी, मतलब जो कल्टीवेटर की डेवलपमेंट हुई थी। दूसरे, इस बुक में टिलेज वर्ड का जिक्र किया गया था जो हम आज भी यूज कर रहे हैं, और वीड शब्द का। तो इसकी वजह से फादर ऑफ वीड एंड फादर ऑफ टिलेज कौन है? अपने जेंथ्रो टूल। ओके, ये थी अपनी टिलेज। टिलेज अपना एंग्लो सेक्शन वर्ड है टीलियन, जिसका मतलब है टू प्लो सिंपली। अब डेफिनेशन क्या है बच्चों टिलेज की? टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन। क्या है बेसिकली? मैकेनिकल मैनिपुलेशन है। हम चेंज कर रहे हैं कुछ, किसके अंदर? सोयल की। किसके थ्रू? या तो हम टूल्स लेंगे या हम इम्प्लीमेंट्स जैसे ट्रैक्टर के साथ होते हैं अपने रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, एंड टूल्स जैसे अपने कसी, कसोला, ये जो है ये क्या है? टूल्स फॉर ऑब्टेनिंग a condition ideal for seed germination और seedling establishment। ओके भाई, हमने क्या किया? टिलेज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर मैकेनिकल मैनिपुलेशन को चेंज कर रहे हैं हम। सोयल के अंदर चेंजमेंट कर रहे हैं। चेंजिंग क्यों कर रहे हैं? किसकी? ताकि हमें एक अच्छा सीड जर्मिनेशन मिले, अपना जो बीज है वो अच्छे से जर्मिनेट हो सके, अच्छे से अच्छी स्पेसिंग हो उसके अंदर। सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, अपने आप को अच्छे से ज़मीन के अंदर एस्टैब्लिश कर ले, क्योंकि टिलेज करने से ज़मीन का क्या खुलता है? मुंह। उससे क्या होगी? वो पोरोसिटी बनेगी, और उनको एयर, वाटर और ये पोर्शन होते हैं इंपॉर्टेंट सीडलिंग जर्मिनेशन के लिए, वो उसको एडिक्वेट क्वांटिटीज़ में सब कुछ मिल सकेगा, और ग्रोथ ऑफ क्रॉप फिर अपनी अच्छी होगी। एंड एट लास्ट जो हम बात करते हैं इकोनॉमिक यील्ड, इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा किसको? फार्मर को। तो हमने बात की भी मैकेनिकल मैनिपुलेशन है। किससे कर रहे हैं हम? या तो टूल्स से कर रहे हैं, या किससे कर रहे हैं? टूल्स या इम्प्लीमेंट्स के थ्रू। अब टिल्थ क्या आती है? भी टिल्थ वो चीज़ है, टिलेज क्या था? अपना एक प्रोसेस था मैकेनिकल मैनिपुलेशन का। टिल्थ क्या है? टिल्थ वो कंडीशन है जो हमने डिजायरेबल कंडीशन ऑफ सोयल कहा ना, टिल्थ उस कंडीशन का नाम है जिसकी गुड फिजिकल कंडीशंस जो होती है अपनी सोयल की बिजाई करने के लिए जब अपनी ज़मीन कर देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? टिल्थ। ये एक कंडीशन है, टिलेज एक प्रोसेस था। टिल्थ इज अ गुड फिजिकल कंडीशन ऑफ सोयल आफ्टर टिलेज। टिलेज प्रोसेस के बाद जो अपने सोयल की कंडीशन आई है उसको हम टिल्थ कहते हैं। इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ, द टिल्थ में बी कोर्स टिल्थ, फाइन टिल्थ एंड मॉडरेट टिल्थ। टिल्थ अच्छी हो सकती है, काफ़ी मतलब भी बारीक हो सकती है उस हिसाब से। तो बेसिकली हमें देखना है अभी टिल्थ क्या थी? एक कंडीशन, और टिलेज एक प्रोसेस है किसका? मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोयल का। ओके, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। टिलेज करते ही क्यों है? क्या ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए टिलेज की जाती है? ओके, जैसे कि हम किसी क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद में हम टिलेज कर रहे हैं ताकि आराम से इजीली अगली जो क्रॉप है उसकी सोइंग हो सके। तो क्या है? गुड सीड बेड। सीड बेड भी मतलब जो हम सीड्स को सो करते हैं ज़मीन के अंदर, तो क्या बनाते हैं? वो सीड बेड बनाते हैं। तो गुड सीड बेड बनाना है हमें, ताकि सीड जहाँ पे सो किए जा सकें, जर्मिनेशन ऑफ सीड अच्छे से हो सके, ताकि अपना जो जैसे कि मिट्टी है अपनी, उसकी हार्ड पैन ना हो, ऊपर से हार्ड ना हो, उसके अंदर पत्थर ना हो, उसके अंदर क्रॉप रेजिड्यूज जो अपने पिछली क्रॉप्स के वो ना हो। इसको देखते हुए हम टिलेज करते हैं। टू क्रिएट अ कंडीशन इन द सोइल सूटेड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। बेटर ग्रोथ कैसे होगी? पोरोसिटी जो होती है वो सोइल टिलेज के बाद में इम्प्रूव होती है। ओके, मतलब ये जो अंदर का उसका स्पेस होता है पोर्स का, सोइल पार्टिकल्स के अंदर, वो इम्प्रूवमेंट होती है, तो उनके अंदर
बेटर ग्रोथ होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज। भी अपनी मिट्टी का मुंह खुल जाता है, वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगी। ओके, टू कंट्रोल द वीड्स इफेक्टिवली, वीड्स को कैसे कंट्रोल करेगी भी, हमने टिलेज कर दी तो जो अपने डोरमेंट सीड्स है या पिछले सीजन के सीड्स है वीड के, तो उनको कंट्रोल करेगी, क्योंकि उनको एक्सपोज कर देगी, नीचे के बीज ऊपर आ जाएंगे सनलाइट के अंदर और अदर क्राइटेरियाज के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक द सोइल कैपेबल फॉर एब्जॉर्बिंग मेन रेन वाटर। वही बात है, कौन सी भी, अपनी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एंड मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अपनी क्या इंक्रीज हो रही है, पोरोसिटी, अपना स्पेस अच्छा हो रहा है उसके अंदर, पोर्स के अंदर स्पेसियस हो रही है सोइल। ओके, नेक्स्ट है टू मिक्स अप द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूनिफॉर्मली इन द सोइल। भी मैन्योर हम अप्लाई करते हैं तो मैन्योर क्या होता है, मैन्योर जो अपना देसी खाद है वो क्या होता है, बल्क क्वांटिटी के अंदर होता है। फर्टिलाइजर्स तो चलो 50 किलो हो गया, 60 किलो हो गया, इस टाइप से। ओके, मैन्योर्स क्विंटल्स और टन्स के अंदर होता है। ओके बच्चों, पर एकड़ के हिसाब से। तो इसको मिक्स करना पड़ेगा यूनिफॉर्मली इन सोइल, तो हम अलग से नहीं कर सकते, हम टिलेज एक्टिविटी के दौरान ही मिक्स करते हैं। तो मिक्सिंग में भी हेल्प करता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की। टू एरिएट द सोइल, मिट्टी के अंदर हवा का प्रभाव पड़े, कुछ मिट्टी के अंदर थोड़ी सी एयर भी प्रेजेंट होनी चाहिए। कितने एयर होती है, 25% एयर होनी चाहिए। ओके, 25% वाटर होना चाहिए कम से कम। ये क्या है, इसके कंपोनेंट्स है जिसकी हम बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ सोइल। तो ये एयर की मात्रा का भी ध्यान रखती है टिलेज, किसके अंदर, सोइल के अंदर। टू प्रोवाइड एडिक्वेट सीड सोइल कॉन्टैक्ट टू परमिट वाटर टू फ्लो सीड एंड सीडलिंग रूट्स। ये जो सीड है ना, टिलेज के दौरान ये होगा, अभी अपना सीड बेड बन रहा है, हमने बात की, तो सीड बेड बन रहा है तो सीड को अच्छे से सोइल के कॉन्टेक्ट में लाएगी, थोड़ी उसकी सराउंडिंग को इस हिसाब से बनाएगी ताकि जो वाटर हम कल को देंगे प्लांट को वो उसको इजीली एक्सेस कर सकें। टू रिमूव द हार्ड पैन, भाई अपने क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद में जब हैवी मशीनरी से उसके ऊपर से चलती है तो क्या हो जाता है, हार्ड पैन डेवलपमेंट। तो उस हार्ड पैन को निकालने के लिए भी, हार्ड पैन को तोड़ने के लिए भी टिलेज की जाती है, और टिलेज से सोइल की डेप्थ इंक्रीज हो जाती है। भी जितनी गहरी हम जुताई करेंगे, टिलेज करेंगे, उतनी गहरी रूट्स का पेनिट्रेशन होगा, उतना गहरा पानी अंदर एब्जॉर्ब होगा, रेन वाटर जो है, और उतनी ही ईजिली, उतनी ही देर टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक हम उस वाटर को एक्सेस कर सकेंगे, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो गहराई से भी लिए जा सकते हैं। और ये है भी, नीचे की मिट्टी ऊपर आ रही है अपनी, और ऊपर की मिट्टी नीचे जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग हो रही है। ओके, तो ये अपने क्या थे, एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टिलेज। अब हम बात करते हैं टिलेज के टाइप्स क्या है। एक तो हम सीजन के दौरान कर रहे हैं, भी अपनी जो वीट का एग्जाम्पल ले लो, वीट की बिजाई से पहले कर रहे हैं, उसके साथ बिजाई के बाद में जो कर रहे हैं वो क्या, सीजन के दौरान कर रहे हैं। दूसरा है ऑफ सीजन टिलेज, जो हम हार्वेस्टिंग के बाद, अपना कोई लीन पीरियड आ गया, जैसे अभी आ जाएगा वीट की हार्वेस्टिंग के बाद कुछ 15-20 दिन हमारे पास बचते हैं, तो उसके अंदर जो हम कर सकते हैं ऑफ सीजन टिलेज। तो बच्चों अब हम बात करते हैं टिलेज कितने और किस किस टाइप्स की होती हैं। तो टिलेज की टाइप्स है, एक तो अपना है ऑन सीजन टिलेज और एक है अपना ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज है बच्चों जो हम क्रॉप्स के लिए कर रहे हैं, एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद में से लेके अगली क्रॉप की सोइंग तक जो टिलेज कर रहे हैं वो क्या है, ऑन सीजन टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज ये है भी अपने पास 2-3 महीने का लीन पीरियड है, खाली पीरियड है, फैलो छोड़नी है ज़मीन को, तो उस टाइम पे हम ऑफ सीजन टिलेज करते हैं। ऑफ सीजन टिलेज का मतलब है भी हम किसी डिजीज़ के लिए, कोई पेस्ट है, कोई वीड्स का सीड पड़ा है ज़मीन में जो डोरमेंट अवस्था में पड़ा है, जो मतलब अभी अपने को हार्म नहीं करा बट आगे जाके कोई क्रॉप उगाएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो क्या है, उनके लिए हम ऑफ टिलेज प्रैक्टिसेस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं ऑन सीजन के अंदर एक तो है अपनी प्रिपरेटरी, जो कि एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद में, ताकि हम अगले क्रॉप की सोइंग को कर सके इजीली, तो उसके लिए वो होती है प्रिपरेटरी टिलेज। मतलब भी अपनी जमीन को हम क्या कर रहे हैं, तैयार मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके लिए, सोइंग के लिए, तो वो क्या होगी बच्चों, प्रिपरेटरी टिलेज।
ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लेआउट ऑफ सीड बेड इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसको हम देखेंगे। आफ्टर कल्टीवेशन का मतलब है भी हमने अपनी सोइंग कर दी बट खड़ी क्रॉप्स के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। खड़ी क्रॉप्स के अंदर हम इंटर टिलेज कर रहे हैं, जैसे कि सिल्लर निकालना होता है, जैसे ये होइंग होता है, मैनुअल होइंग हो गया, इस हिसाब से ये होती है आफ्टर कल्टीवेशन। और ऑफ सीजन में जैसे कि सब सोइलिंग हो गया, डीप समर प्लोइंग एक इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। क्या है बच्चों? डीप समर प्लोइंग। डीप समर प्लोइंग हो गया, अपना क्लीन टिलेज है, ब्लाइंड टिलेज है, ये क्या है? ऑफ सीजन टिलेज। अब हम एक ही करके सबको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑन सीजन टिलेज को। तो ऑन सीजन टिलेज मैंने क्या बताया बच्चों? ऑन सीजन टिलेज लिखा हुआ है जैसे कि टिलेज ऑपरेशन दैट आर डन फॉर रेजिंग क्रॉप्स इन द सेम सीजन। ठीक है, उसी सीजन के अंदर जो भी टिलेज के रिलेटेड, जो भी मतलब प्लोइंग के रिलेटेड कार्रवाई हो रही है इम्प्लीमेंट्स को लेकर, मतलब कि मैकेनिकल मैनिपुलेशन किसकी हो रही है, जो भी सोइल की कोई भी मैकेनिकल मैनिपुलेशन हो रही है किसके थ्रू? या तो इम्प्लीमेंट्स के थ्रू या टूल्स के थ्रू। ओके, तो किस लिए? क्रॉप को रेज करने के लिए सीजन के दौरान, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑन सीजन टिलेज। अब इसके फर्दर मैंने क्या टाइप्स बताए थे? जैसे पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं कौन सा? प्रिपरेटरी टिलेज। तो हम प्रिपरेटरी टिलेज को देखते हैं बच्चों क्या होता है। प्रिपरेटरी टिलेज, the tillage operations that are done to prepare the land or field for raising crops, और we can say simply sowing के लिए, एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद अगली क्रॉप की सोइंग के लिए हम जो भी टिलेज एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? प्रिपरेटरी टिलेज। इट कंसिस्ट ऑफ डीप ओपनिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सोइल। क्या है? हमें जमीन का मुंह जो खोलना होता है ना, भी जो जमीन एक हिसाब से बंद हो गई है उसको ओपन करना है, उसको लूजन करना है, ताकि एरिएशन और अपनी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ठीक से अच्छे से बरकरार रहे। जो हार्ड पैन या सख्त परत बन चुकी है ज़मीन के ऊपर उसको भी तोड़ा जाए। टू ब्रिंग अबाउट अ डिजायरेबल टिल्थ। तो टिल्थ क्या बताया था मैंने? टिल्थ होती है वो जो कंडीशन, टिल्थ एक अच्छी कंडीशन है सोइल की, जो कि सोइंग के लिए, क्रॉप रेजिंग के लिए डिजायरेबल होती है, असेंशियल होती है। एज वेल एज टू इनकॉर्पोरेट और अप्रूव द वीड्स, क्रॉप स्टबल। वीड्स क्या होता है? अभी कोई वीड उगे हुए हैं उनको भी तो निकालना है, तो वो टिलेज से निकल ही जाएंगे। अपनी प्रीवियस क्रॉप थी उसका स्टबल है, उसका क्रॉप रेजिड्यू है जो बचा हुआ है, रेजिड्यूज, उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है सोइल के अंदर। इससे एक तो अपना इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, दूसरा उसकी क्या लग जाएगी? खाद, उसका क्या? मैन्योर लग जाएगा। तो ये भी टिलेज है अपना। तो इसके क्या टाइप्स है? ये था प्रिपरेटरी टिलेज। इसके है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लेआउट ऑफ द सीड बेड करेंगे हम। क्या? लेआउट ऑफ द सीड बेड। अब देखते हैं प्राइमरी टिलेज के बारे में। भाई प्राइमरी तो एसेंशियली वही आ गया कि हमने हार्वेस्ट कर ली एक क्रॉप। क्या कर ली? एक क्रॉप हार्वेस्ट कर ली, उसके बाद में अगली क्रॉप की सोइंग करनी है। ठीक है, तो उससे जो सबसे पहले एक एक्टिविटी होगी वो क्या होगी? बी डन जस्ट आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप। ठीक है, तो उससे हार्वेस्ट से क्या होगा? जो अपना क्रॉप रेजिड्यूस है उसको मैनेज करना है पिछली क्रॉप का। जैसे कि अभी क्या है, हम गेहूं को निकाल लेते हैं तो नीचे क्या बच जाता है? स्टबल, रेजिड्यू। मस्टर्ड हमने काट ली तो क्या बच गया? नीचे उसका अंडरलाइंग रूट्स एंड स्टेम पोर्शन जो बच गया है, जिसको इनकॉर्पोरेट करना है जमीन के अंदर, ताकि जो अपनी जमीन है वो कल्टीवेशन के अंदर लाकर उसकी प्लोइंग और सोइंग के लिए डिजायरेबल टिल्थ अपनी बन जाए। तो सबसे पहले हम करते हैं प्राइमरी टिलेज। ठीक है, प्राइमरी टिलेज के अंदर ओपनिंग द कॉम्पैक्ट सोइल। भी अपनी जो कॉम्पैक्ट हो चुकी है सोइल, किस कारण? भी पिछले 6 महीनों से कोई एक क्रॉप ग्रो हो रही है, तो जो सोइल है वो अपनी कॉम्पैक्ट हो चुकी है, तो उसका मुंह खोलना या फिर उसका लूजनिंग एंड कॉम्पैक्शन तोड़ने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लोज यूज किए जाते हैं। क्या? हल यूज किए जाते हैं। प्लो मतलब हल। कंट्री प्लो जो अपना क्या है? ट्रेडिशनल प्लो जिसको कहा जाता है, ट्रेडिशनल प्लो, जो कि मदर इंडिया वाला हल है। ओके, माउल्ड बोर्ड प्लो क्या है? जो अपने ट्रैक्टर के पीछे लगता है।
एमबी प्लाउ जिसको कहा जाता है, ये क्या है, इम्प्लीमेंट है अपना, ट्रेडिशनल नहीं है, इम्प्लीमेंट है एमबी प्लाउ। Other types of plow includes tractor and power tiller drone implements are also used for the primary tillage। भी ट्रैक्टर के अंदर पावर टिलर भी आते हैं जो कि, तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी टिलेज के अंदर एनिमल ड्रोन प्लो जिसको हल कहा जाता है। तो ये एनिमल है अपने, ये फार्मर है और ये अपना एनिमल ड्रोन प्लाऊ है जो कि प्राइमरी टिलेज के अंदर यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें पार्ट्स क्या होते हैं बच्चों, जो आगे जो होता है ना इसको हम शेयर कहते हैं। ये क्या है, शेयर, जो आगे से नुकीला पोर्शन है इसका उसको शेयर कहेंगे इसको। तो जो पीछे का जो है ये जो बड़ा सा पोर्शन होगा इसको माउल्ड बोर्ड कहते हैं। आगे कोई छोटी सी बिल्कुल नुकीली चीज़ जो है उसको गनल कहेंगे। और एक नीचे जो अपना लंबा सा बोर्ड लगा हुआ है डाउन सक्शन। तो इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी यही है कि एमबी प्लाऊ के अंदर क्या है, एक तो अपना शेयर है और एक गनल है, ठीक है। ये अपना क्या है, ट्रेडिशनल प्लाऊ, और ये अपना क्या था, एमबी प्लाऊ जो कि ट्रैक्टर के अंदर यूज़ होता है। इसको दिखाते हैं एमबी प्लाऊ, आपने ऑफ कोर्स देखा ही होगा। ये कौन से है, ट्रैक्टर ड्रोन एमबी प्लाऊ, जिसके अंदर ये शेयर लगा हुआ है एक नंबर पे। ये क्या है अपना शेयर, 2 नंबर पे जो अपना है ये क्या है पीछे एमबी माउल्ड बोर्ड, मतलब क्या है, एक बोर्ड लगा हुआ है जिससे जो मिट्टी है इसके चिपके ना और एक साइड निकलती रहे। जो इंटरकाउल्टर ये इसकी क्या है, कंपोनेंट्स है। तो एमबी प्लाऊ की फोटो देखते ही क्या है, ये क्या है बच्चों, एमबी प्लाऊ। किससे है ये, ट्रैक्टर से कनेक्टेड है, पावर टिलर कह सकते हैं, तो तोते भी इसको कोई लोग कहते हैं, ओके। ये क्या है बच्चों, ये है इन्वर्टेड एमबी प्लाऊ। क्या है, इन्वर्टेड एमबी प्लाऊ। तो इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है, तुम देख सकते हो भी एमबी प्लाऊ के अंदर मिट्टी चिपक रही है। तो एक पर्सन को इसके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा, किस लिए, ताकि इस मिट्टी को निकाल सके, ओके। तो इन्वर्टेड एमबी प्लाऊ के अंदर क्या है भी, ये खुद इन्वर्ट हो सकता है। भी हमने कुछ टाइम इसको यूज़ कर लिया, बाद में ट्रैक्टर के थ्रू इसकी इन्वर्जन करके नीचे का पोर्शन यूज़ कर लिया, इतने नीचे का पोर्शन ऊपर जाएगा तो उसकी मिट्टी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो ये कंसेप्ट है इन्वर्टेड एमबी प्लाऊ का। तो इसके अंदर जैसे 3 लगे हुए अपने शेयर्स, इसी हिसाब से डिपेंड्स भी कितने भी हम लगवा सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कितनी मॉडर्न फार्मिंग किसान कर रहा है। अब बात आती है सेकेंडरी टिलेज। तो बेसिकली हमने प्राइमरी टिलेज के अंदर क्या पढ़ा है, जितने भी टाइप्स के प्लाउज है जो कि स्टार्टिंग में अपने क्रॉप रेजिड्यूज जो है उसको मिट्टी में मिलाने के लिए, और जो अपनी हार्डनिंग जो हो चुकी है, सोइल की कंपैक्शन हो चुकी है, तो सोइल को लूज करने के लिए, और उसकी जो कैपेसिटीज़ है, पोरोसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटीज़ जो है उसको इंक्रीज करने के लिए हम जो मिट्टी का मुंह खोल रहे हैं, बेसिकली किन से, सिंपली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लोज से। तो वो है अपने डिफरेंट प्लोज क्या है प्राइमरी टिलेज के अंदर। अब सेकेंडरी टिलेज के अंदर हम देखते हैं भी, सेकेंडरी टिलेज वो ऑपरेशंस है जो सोइल पे किए जाते हैं आफ्टर प्राइमरी टिलेज के बाद में हम जो भी करते हैं, किस लिए, फॉर अ गुड सोइल टिल्थ। भी हमने टिल्थ क्या कहा था, भी डिजायरेबल कंडीशन है किसके लिए, सोइंग के लिए। तो प्राइमरी टिलेज ने हमें क्या दिया, प्राइमरी टिलेज ने तो हमारा कंपैक्शन तोड़ दिया, सोइल को लूज कर दिया, और जो अपने क्रॉप रेजिड्यूज है उसको मिक्स कर दिया सोइल के अंदर। बट सोइंग के लिए अच्छी कंडीशन तो नहीं थी ना, तो वो कौन देगा, सेकेंडरी टिलेज। तो सेकेंडरी टिलेज के अंदर क्या आएगा भी, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें सोइंग के लिए अच्छी टिल्थ दे, क्या दे, गुड टिल्थ। वो है क्लीन द सोइल, भी सोइल को और बिल्कुल साफ हो जाएगा। भी कोई भी क्रॉप रेजिड्यूज है कुछ रह गया, हल सारे क्रॉप रेजिड्यूज को मिक्स नहीं कर पाएगा, तो कुछ बचे कुछ रेजिड्यूज है वो मिक्स हो जाएंगे। जो कुछ क्लोड्स हैं, पत्थर है, जिसको हम बेसिकली हरियाणवी में डगल कहते हैं, तो डगल को तोड़ा जा सकता है। जो अपने इनकॉर्पोरेट द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, हमें सोइंग करनी है, सोइंग से पहले हम क्या देंगे बच्चों, बेसल डोज। वो बेसल डोज कैसे देते हैं भी, क्रॉप्स के अंदर क्या दी जाती है, बेसल डोज, ओके। तो बेसल डोज हम टिलेज ऑपरेशन के दौरान ही देंगे, अलग से कैसे देंगे, ताकि वो मिक्स हो जाए। तो बेसल डोज को भी छिड़क दिया जाता है और फिर सेकेंडरी टिलेज की जाएगी। तो सेकेंडरी टिलेज के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि भी कौन से इंप्लीमेंट्स आते हैं, कौन से ऑपरेशंस आते हैं। एक तो अपने जो हैरो मारते हैं, क्या, हैरोइंग, एक दूसरा है फट्टा मारते हैं, मतलब प्लैंकिंग। ये 2 है जो इम्पोर्टेंट है
इम्पोर्टेंट सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशंस है। तो हम देखते हैं हैरो एंड प्लैंकिंग के बारे में। जो प्लैंकिंग है, प्लैंकिंग इज डन टू क्रश द हार्ड क्लोड्स। भाई हमने फट्टा मारा है तो कोई मतलब भी एक तो कुछ लेवल हो जाएगा, और कोई हार्ड क्लोड्स है, कोई बड़े बड़े टाइप के पत्थर, या ये मॉइस्चर पे डिपेंड करता है भी कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है, तो उन हार्ड क्लोड्स को तोड़ने के लिए हम प्लैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जो सोइल है उसको एक कम्पैक्ट, लाइटली कम्पैक्ट हो जाए, ओके। हैरोज, कल्टिवेटर्स, गुंतकास एंड स्पेड आर यूज फॉर सेकेंडरी टिलेज। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें स्पेड का लिखा हुआ है। कसी जो अपनी है वो क्या है, सेकेंडरी टिलेज के लिए, क्योंकि हम उससे क्या कर रहे हैं, सीड बेड तैयार कर रहे हैं, ओके। तो कल्टीवेटर्स और हैरोज जो है, और अपना जो प्लैंकिंग है, प्लैंकिंग क्या है, गुंतकास भी कह सकते हैं इसको, प्लैंकिंग जो एक्टिविटी है, या लेवलिंग के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, ओके। गुंतकास क्या होता है, जो लेवलिंग के लिए। ये देखो बच्चों, ये क्या है अपना, ये है कल्टीवेटर। क्या है बच्चों, कल्टीवेटर। क्या है ये, सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन है ना, ठीक है। तो ये है अपना सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन। क्या है, इम्प्लीमेंट, ओके। तो ये इसके क्या होते हैं, ये होते हैं स्पाइक्स कल्टीवेटर के अंदर। और दिस कम्स द हैरो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिस्क हैरो। ये इसके अंदर डिस्क लगे हुए हैं, ये अलग अलग एंगल्स पे लगे होते हैं। जैसे इसका एंगल ऐसे है और पीछे जाके एंगल इज चेंजिंग, ताकि एंटायर सोइल का अच्छी तरह से जो रेजिड्यूज है उसको काट दिया जाए, अपनी अल्टीमेटली क्या है, गुड टिल्थ बनाने के लिए, गुड टिल्थ बनाने के लिए अपने हैरो है, ओके। कल्टीवेटर हमने देख लिया, हैरो देख लिया, अब अपना क्या रहेगा, गुंतकास। हाँ, जैसे कि ये क्या है, ब्लेड हैरो या कुंती जिसे कह सकते हैं, ब्लेड हैरो, गुंतका और लैंड लेवलर, जिसको हम सिंपली गोड़ी कहते हैं अपने एरिया में, क्या, गोड़ी, ओके। तो ये क्या है, अभी सीड बेड हमें अच्छा बनाना है तो थोड़ी सी लेवलिंग भी चाहिए, ताकि अपनी कोई एक जगह मिट्टी ज़्यादा ना हो, कहीं कम ना हो, ताकि वाटर स्टैग्नेशन ना हो, और कहीं पे जो वाटर इरिगेशन हम अप्लाई करेंगे उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, और सभी प्लांट्स जो है वो इक्वली अपने जो पानी अप्लाई किया, इरिगेशन अप्लाई किया, उसका इक्वली इरिगेशन के साथ जो हमने फर्टिलाइज़र अप्लाई किया उसका इक्वली एक्सेस कर सके और फ़ायदा उठा सके, अल्टीमेटली क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सके और फार्मर के वेलफेयर को अच्छा कर सके। तो ये अपना है, लास्ट हम करते हैं लेआउट ऑफ सीड बेड। भाई हमने प्राइमरी टिलेज करके क्रॉप रेजिड्यूज को मिला दिया, कंपैक्शन भी तोड़ दी, सोइल को लूज भी कर दिया, किससे, प्राइमरी टिलेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लोज को यूज करके, ओके। फिर हमने सेकेंडरी टिलेज में आगे भी थोड़ा बहुत और परफेक्शन ले, मतलब भी सोइल टिल्थ को अच्छा कर दिया, कैसे, भी क्लोड्स से उसको कर दिया ठीक, किसके थ्रू, हैरोज के और कल्टीवेटर्स के थ्रू। फिर हमने थोड़ी सी लेवलिंग भी कर दी गुंतकास से, ओके। फिर हमारा लैंड अब सोइंग के लिए हो गया है, बट एक चीज़ हो रहा है, हमें क्या लेआउट करना रहेगा, किसका, लेआउट ऑफ सीड बेड। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रिपरेटरी टिलेज। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बक स्क्रैपर और लेवलिंग और मार्कर्स हम यूज़ करेंगे। जैसे कि डोरी नहीं बांधते, बंड फॉर्मर्स, बंड फॉर्मर एक इम्पोर्टेंट है लेआउट के लिए, जो डोरी बांधते हैं ना, ताकि इरिगेशन देने के लिए, आगे इंटर कल्टिवेशन करने के लिए, तो होती है बंड फॉर्मर के थ्रू। तो ये अपना था लेआउट ऑफ सीड बेड। जैसे कि ये लेवलिंग हो रही है, ये क्या है, मैनुअल लेवलिंग कर रहे हैं एनिमल को यूज़ करके मिट्टी के अंदर, ये भी लेवलिंग की जा रही है मैनुअली, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, ये बक स्क्रैपर यूज़ किया जाता है बिहार, उड़ीसा, इन स्टेट्स के अंदर क्या है, बक स्क्रैपर, जैसे हमने फोटो में यूज़ है, जैसे कि लेवलिंग के लिए जो है ना, ड्राफ्ट चेन्स जो है, अपने यहाँ पे गोड़ी टाइप का यूज़ होता है। जैसे ये डर्ट स्क्रैपर है, ये देखिए, ये क्या है बच्चों, बंड फॉर्मर। ये बंड फॉर्मर क्या करेगा बच्चों, भी हम इसको ट्रैक्टर के साथ जोड़कर क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर के साथ जोड़ेंगे, तब ये जो इतना सरफेस एरिया है आगे, इतनी सारी मिट्टी को उठाकर पीछे इतनी सी जगह में फिलअप करेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीछे इस टाइप से क्या बन जाएगा, पीछे इस टाइप से क्या बन जाएगी, रिजिस बन जाएगी, डोलिया बन जाएगी, जो कि अपना जो एक बड़ा एकड़ होता है उसमें
अलग अलग सेपरेशंस कर सके, उसको अलग अलग क्यारियों में बना सके ताकि हमारी इजीली कल्टीवेशन हो सके क्रॉप की। ये अपना है बंड फॉर्मर। नेक्स्ट अपना है आफ्टर कल्टीवेशन। तो हमने बात कर ली अभी टिलेज के अंदर, हम बात करें प्रिपरेटरी टिलेज की, फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी और लेआउट हमने देख लिया। अब बात करें आफ्टर टिलेज, द टिलेज ऑपरेशन दैट कैरिड आउट इन द स्टैंडिंग क्रॉप। क्या है ये? स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर करनी है आफ्टर द सोइंग, ठीक है, और प्लांटिंग। सोइंग और प्लांटिंग में क्या डिफरेंस है? सोइंग के अंदर हम बीज का यूज कर रहे हैं, प्लांटिंग के अंदर हम सीडलिंग का यूज कर रहे हैं। प्लांटिंग के अंदर सीडलिंग और सैपलिंग जिसको कहते हैं, सीडलिंग का या फिर किसका? सैपलिंग। सीडलिंग तो जैसे नर्सरीज और वेजिटेबल्स का जो हम यूज़ करते हैं उसको हम सीडलिंग कह देंगे। और कोई बड़े साइज़ का है, जैसे हम पौधा यूज़ कर रहे हैं, कोई हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट ट्री को ट्रांसप्लांट करना है तो उसको हम क्या कहेंगे? सैपलिंग, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। तो ये हम यूज़ करते हैं प्लांटिंग के अंदर। और प्लांटिंग के अंदर हम बेसिकली जो वेजिटेटिव मेथड्स होते हैं, किसी का जैसे आलू लगा रहे हैं, प्याज लगा रहे हैं, प्याज के अंदर आलू के अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं? ट्यूबर्स यूज़ कर रहे हैं, रूट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है बेसिकली, उसको भी हम प्लांटिंग कह सकते हैं। तो मतलब हम सोइंग और प्लांटिंग के बाद में खड़ी क्रॉप के अंदर जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको हम इंटर टिलेज या इंटर कल्टिवेशन या आफ्टर कल्टिवेशन कहेंगे, ओके। और हार्वेस्टिंग से पहले जो कर रहे हैं, ओके। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर कल्टिवेशन या पोस्ट सीडिंग, बीज बोने के बाद, या प्लांटिंग कल्टिवेशन, ओके। इट इंक्लूड्स हैरोइंग, होइंग, वीडिंग, ओके। जैसे अपना होइंग है, वीडिंग है, अर्थिंग अप है। अर्थिंग अप क्या होता है? अर्थ मतलब जो अपनी मिट्टी है, मिट्टी को चढ़ा रहे हैं किसके ऊपर? पौधों के साइड में। अलग अलग रीजन है अर्थिंग अप करने के, ओके। ड्रिलिंग है भी, बीच में हम साइड ड्रेसिंग ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे कि हम फर्टिलाइजर कैसे दे रहे हैं भी, जैसे कॉटन के अंदर एक बार बेसल डोजेस होगी ना, उसको हम बेसल डोज कह देंगे। उसके बाद में क्या दे रहे हैं फर्टिलाइजर? स्प्लिट डोजेस के अंदर। कैसे? स्प्लिट डोजेस के अंदर। जैसे हम खाना खाते हैं बच्चों, थोड़ा सुबह खाया, थोड़ा दोपहर को खाया, फिर शाम को खाते हैं, उसी हिसाब से क्रॉप के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे दिए जा रहे हैं? थोड़ा सा बेसल डोज दे दिया, फिर आगे स्प्लिट डोजेस पे भी। अब इसे फ्लावरिंग पे चाहिए, अब इसे ग्रेन डेवलपमेंट हो रहा है तब चाहिए, पोट डेवलपमेंट पे चाहिए, और कुछ हमें लास्ट इरिगेशन पे चाहिए। तो वो एक क्राइटेरिया है अलग अलग क्रॉप्स का। तो जो हमें खड़ी क्रॉप के अंदर कैसे फर्टिलाइजर देंगे? ब्रॉडकास्टिंग से दे सकते हैं, बट ड्रिलिंग और साइड ड्रेसिंग से भी हम दे सकते हैं। तो ये क्या है? इंटर कल्टिवेशन एक्टिविटीज़। क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे? ये क्या है? टूल्स है, कसी है, होई है, जो अपने वीडर्स हैं, वो क्या है? टूल्स जो आफ्टर कल्टिवेशन के लिए यूज होंगे। जैसे होई क्या है? ये जो अपना क्या है? कसोला जिसको हम कह सकते हैं, ये अपनी होई है। ये जो स्पेड है ना, स्पेड होती है कसी, आगे दिखेगी आपको, जैसे कि ये क्या है? स्पेड। ये है अपनी जो इंडिजीनियस कसी है, और ये क्या है? इस टाइप का कसोला होता है। यहाँ पे आयरन का होगा, ये किस चीज़ का? आयरन का या फिर स्टील का हम यूज़ कर सकते हैं। ये कसोला और कसी के अंदर डिफरेंस क्या है बच्चों? कसी थोड़ा ये जो पोर्शन है ये इसका बड़ा होता है, कसोले के अंदर थोड़ा शार्प एंड छोटा होता है, इस टाइप का, ओके। और ये जो अपना ये यूज़ कर रहे हैं स्पोर्टर, ये कसोले के अंदर काफ़ी 5-5.5 फीट जितना लंबा होता है, और कसी के अंदर 2.5 फीट के बराबर छोटा होता है, ओके। कसोला हमारा बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? वीडिंग के लिए, ताकि एक इंसान है वो सीधा इरेक्ट खड़ा होके वीडिंग को कर सके। कौन सी वीडिंग? मैनुअल वीडिंग के लिए। और स्पेड किस लिए यूज़ हो रही है भी? हमें जैसे इरिगेशन लगानी है तो जो वाटर की मूवमेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि मिट्टी से बांध बनाए जा सकें, डोलियाँ बनाई जा सकें। तो इरिगेशन पर्पज़ के लिए कसी का यूज़ होता है, ओके। और अदर जो अपने क्या थे जिसमें कसी हमने किस में पढ़ी थी? सेकेंडरी टिलेज एक्टिविटीज़ के अंदर भी। ये अपने थे मैनुअल टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं। स्पेड हो गई। ऑफ सीजन टिलेज की बात आती है तो हमने आफ्टर कल्टीवेशन भी कर लिया। आफ्टर कल्टीवेशन के अंदर जैसे हमने ड्रेसिंग ऑफ द फर्टिलाइज़र की, मतलब ड्रिलिंग ऑफ द फर्टिलाइज़र की। कैसे किया जाता है इंटर कल्टीवेशन? कौन से सीड ड्रिल्स या फिर मैनुअली ड्रिलिंग करके।
और अपने इंटर कल्टिवेशन के अंदर वीडिंग है, होइंग है, ये सब क्या है अपने इंटर कल्टिवेशन ऑपरेशंस ऑफ टिलेज। अब ऑफ सीजन टिलेज आती है। टिलेज ऑपरेशन डन फॉर कंडीशनिंग द सोयल, मतलब अपनी सोयल के टिल्थ नहीं चाहिए, अब सोयल को कंडीशन कर रहे हैं, सोयल की सुधार कर रहे हैं, ताकि जो अपने आगे मेन सीजन जो आएंगे, फोर्थ कमिंग मेन सीजन, उनके अंदर क्रॉप जो है वो अच्छी हो सके, उनके अंदर क्रॉप जो है वो सूटेबली लैंड को सूट कर सके और अपनी प्रोडक्शन अच्छी हो सके। ऑफ सीजन टिलेज में भी पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज, समर टिलेज और विंटर टिलेज और फैलो टिलेज। फैलो टिलेज क्या है बच्चों, कोई अपनी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, कुछ वहाँ पे सोइंग नहीं हो रही, उसको हम फैलो लैंड कहेंगे। उस फैलो लैंड पे हम टिलेज कर रहे हैं ताकि वो ज़मीन को सोइंग के लायक बनाया जा सके, तो उसको हम फैलो टिलेज कहेंगे। समर टिलेज किसको कहेंगे भी, भयंकर गर्मी के अंदर हम टिलेज कर रहे हैं, कौन सी, डीप समर टिलेज कर रहे हैं, तो उसको हम समर टिलेज कहेंगे। ओके, स्पेशल पर्पस टिलेज कौन सी होती है? टिलेज ऑपरेशन इंटेंडेड टू सर्व द स्पेशल पर्पस, भी कोई स्पेशली किसी पर्पस के लिए टिलेज की जा रही है बाद में कल्टीवेशन। जैसे कि हमें क्या करना है, हमें हॉर्टिकल्चर बाग बगीचे लगाने हैं, तो बाग बगीचे लगाने से पहले हमें बहुत गहरी ज़मीन की जुताई करनी पड़ेगी, उसको 2-3 महीने खाली छोड़ना पड़ेगा पानी से भरकर, ताकि उसके अंदर जो इंसेक्ट्स के इनोक्यूलम पड़े हैं, वीड के इनोक्यूलम पड़े हैं, वो क्या हो और अच्छे से डिस्ट्रॉय हो सके। तो हमें तैयारी करनी पड़ती है, कोई स्पेशल पर्पस, कोई हम कुछ और किड लगा रहे हैं, कुछ अलग चीज़ लगा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप, तो वो अलग अलग स्पेशल पर्पस टिलेज है। तो हम बात कर रहे थे डीप समर टिलेज की, कौन सी, डीप समर टिलेज। तो इसके अंदर गर्मी के टाइम पे अपनी ज़मीन को गहरी जुताई से, जैसे तोते मारना होता है ना, तो गहरी जुताई की जाती है। तो इससे क्या होगा, एक तो अपनी नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी, ऊपर की नीचे चली जाएगी, और जो डोरमेंट इंसेक्ट पेस्ट और जो भी वीड्स का इनोकुलम है वो सन्स के अंदर एक्सपोज हो जाएगा और उनकी डेथ हो जाएगी। तो इकोनॉमिकल वे है किसका, इंसेक्ट पेस्ट और वीड के कंट्रोल के लिए। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल वे और क्या है ये अपना इकोलॉजिकल वे। ओके, तो इसके अंदर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अभी फ्लोइंग करने के बाद में समर के महीने में क्यों की जा रही है, क्योंकि उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, हम इसके अंदर फ्लोइंग कर दी लैंड पे, तो उसके ऊपर पॉलीथीन सीट्स आती है, वो इसके ऊपर बिछा दी जाती है 2, 3, 4, 5 दिन के लिए, ताकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो और एक टाइप से अपनी लैंड क्या हो जाए, बिल्कुल स्टेराइल। स्टेराइल मतलब बिल्कुल भी उसके अंदर इन्फेक्शन ना रहे, कोई इन्फेक्शन इन द सेंस इन्फेस्टेशन ना रहे, किसकी, जो अपने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने को क्रॉप को हार्म करते हैं। ओके, तो ये बात थी आफ्टर ऑफ सीजन टिलेज की। तो ऑफ सीजन टिलेज के अंदर सब सोइलिंग हम पहले पढ़ते हैं। सब सोइलिंग क्या होता है, हार्ड पैन होता है, हार्ड पैन डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अपनी मिट्टी है ना, मिट्टी के आप जैसे कोई कुआं खोदता है या कोई गड्ढे खोदते हैं, तो देखोगे भी लगभग कुछ टाइम के बाद में मिट्टी के अंदर हार्ड पैन आ जाता है, तो उसको तोड़ना काफ़ी हार्ड होता है। तो टिलेज के अंदर क्या है, उस हार्ड पैन को तोड़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ड पैन क्या डिसाइड करेगा, रूट पेनिट्रेशन, भी रूट कितनी गहरी जाएगी। अगर हमारा हार्ड पैन ऊपर ही आ रहा है तो रूट ज़्यादा नहीं जा पाएगी और वाटर जो है वो नीचे नहीं जा पाएगा, तो पानी खड़ा होने लग जाएगा। तो सब सोइलिंग हम करेंगे हार्ड पैन को तोड़ने के लिए। ओके, चीजल प्लो यूज़ होता है इसके लिए, CHIE, चीजल प्लो, किसके लिए, हार्ड पैन को तोड़ने के लिए और कंपैक्शन को घटाने के लिए। ओके, कंपैक्शन मतलब भी जो अपनी कंपैक्ट हो चुकी है सोइल। सब सोइलिंग इज एसेंशियल एंड वंस इन 4 से 5 साल के अंदर एक बार करनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पर हैवी मशीनरीज यूज़ हो रही है, जैसे कि अब क्या यूज़ होने लग गया, किसका ट्रेंड चल गया, कंबाइन। कंबाइन कितनी हैवी होती है, काफ़ी ज़्यादा ना, तो उसकी वजह से बच्चों क्या हो रहा है, सोइल का कंपैक्शन हो रहा है हैवी मशीनरीज के कारण। तो हमें 4-5 साल के अंदर सब सोइलिंग करनी चाहिए। ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ सोइल में बी ऑब्टेन्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोइल, भी अपने ज़मीन का मुंह खुल गया, सोइल क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ओके, एक्सेस जो वाटर है वो परकोलेट हो जाएगा, मतलब नीचे जा सकेगा और ग्राउंड वाटर को जो है उसको रिचार्ज कर सकेगा, जिससे अपने ग्राउंड वाटर का लेवल भी अच्छा हो जाएगा। ओके, और दूसरी बात ये है भी अपना जो रन ऑफ होता है, जो पानी खड़ा होता है उसको बचा लेगा। रन ऑफ जो पानी खड़ा होता है और अपना बह जाता है साइड में, उसको कहेंगे रन ऑफ।
और रन ऑफ दूसरी क्या चीज़ कोज कर रहा था, जो सोयल इरोजन कर रहा था। वो अपना पानी खड़ा नहीं होगा, साइड में बहेगा नहीं, तो अपनी जो मिट्टी है उसको भी साइड में लेके नहीं जाएगा। क्या कर रहा है अब वो रिचार्ज करेगा ग्राउंड वाटर को। तो सब सोइलिंग चीजल फ्लो से होती है, 4-5 साल में एक बार करनी चाहिए। इसके ये एडवांटेजेस हैं, जो रूट्स है क्रॉप्स की वो भी डीपरली पेनिट्रेट करेगी। ओके, क्या करेगी? डीपर पेनिट्रेट, ताकि जो मॉइस्चर है उसको डीपर लेयर से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सब सोइलिंग की फोटो। सब सोइलिंग होता कैसे? जैसे ये क्या है, चीजल फ्लो या सब सोइलर जिसको कह रहे हैं। ये कितना मतलब ये काफ़ी हाइट का है, तो मतलब ये क्या किस में यूज़ होएगा? हार्ड पेन को तोड़ने के लिए। ओके, सब सोइलर जैसे ये यूज़ किया जा रहा है, सब सोइलर इसके अंदर भी देखिए कितनी मतलब गहरी जुताई हो रही है ज़मीन की और हार्ड पेन को तोड़ा जा रहा है। ओके, क्लीन कल्टीवेशन क्या है? क्लीन कल्टीवेशन बच्चों ये है, भी हम सोइल के अंदर कल्टीवेशन कर रहे हैं और जो एंटायर फील्ड, जो अपनी पूरी फील्ड है उसके अंदर हम कुछ भी पौधा और कुछ भी हम रेजिड्यूस ना छोड़ें, बिल्कुल अपनी लैंड को क्लीन रखें। और अपने ये किस लिए? अपने वीड्स है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। सोइल बोर्न पैथोजेंस है, मतलब भी पैथोजेंस मतलब जो डिजीज कोज कर रहे हैं, डिजीज कोजिंग एजेंट्स जो अपने मिट्टी के अंदर रह रहे हैं, तो उनको भी ख़त्म किया जा सकता है। और पेस्ट के अंदर जैसे इंसेक्ट्स आते हैं, रोडेंट्स आते हैं। ओके, तो क्लीन कल्टीवेशन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। अगर हम वीड्स का, सोइल बोर्न पैथोजन और पेस्ट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अच्छे से अच्छी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस यूज़ करके अपना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, किसकी वजह से? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? क्लीन कल्टीवेशन। तो ये बेसिकली एक टर्म है। ब्लाइंड टिलेज क्या है बच्चों? ब्लाइंड टिलेज जो है, समझने की कोशिश करो इसको। टिलेज डन आफ्टर सीडिंग, भी हमने बिजाई कर दी, हमने प्लांटिंग कर दी, उसके बाद में कोई टिलेज की जा रही है, किसमें? क्रॉप के अंदर। ओके, प्लांटिंग द क्रॉप कैसे? या तो हम उसके उगने से पहले कर रहे हैं, या जब वो अर्ली स्टेजेस है ग्रोथ की, या उगने की कोशिश करिए, जर्मिनेट हो रही है कुछ हद तक, तब हम उसको यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? ये हम वीड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं ब्लाइंड टिलेज। तो बच्चों ब्लाइंड टिलेज बेसिकली क्या है, मैं समझाता हूँ कि ब्लाइंड टिलेज में हमने क्या किया। एक तो बेसिकली ये देखो भी कौन सी क्रॉप्स है, शुगर केन, पोटैटो एंड राइस के अंदर भी की जाती है। ओके, शुगर केन, राइस एंड पोटैटो के अंदर ब्लाइंड टिलेज की जाती है। नाम से समझो क्या है, या ब्लाइंड होइंग कह सकते हैं इसको, ब्लाइंड होइंग। ओके, भी मतलब आंख बंद करके होइंग की जा रही है। किसके अंदर? आंख बंद करके। खाली जमीन हो तो हम आंख बंद करके कर सकते हैं, बट ये कब की जा रही है? खड़ी क्रॉप के अंदर आंख बंद करके होइंग की जा रही है। या तो हमने बीज डाल दिया और एमरजेंस नहीं हुई, या थोड़ी बहुत एमरजेंस अपनी जर्मिनेशन हो रही है तब उस स्टेजेस पे। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है ब्लाइंड टिलेज का? 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, कौन सी क्रॉप्स के अंदर की जाती है, कब की जाती है, और मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस इसका है वीड के डिस्ट्रक्शन के लिए। शुगर केन, पोटैटो एंड राइस के अंदर की जाती है कब? सोइंग के बाद में, जस्ट आफ्टर द सोइंग और अर्ली सीडलिंग स्टेजेस जो है अपनी, तब ब्लाइंड टिलेज की जाती है। ओके, नेक्स्ट है अपना, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑफ सीजन टिलेज की। तो ड्राई टिलेज जो है, ओके, सफिशिएंट मॉइस्चर जहाँ पर ना हो, तो ये ड्राई टिलेज है, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, इसका एक बार ओवरलुक कर लेना। ये वेट टिलेज है, जो पडलिंग जिसको कहते हैं हम। पडलिंग क्यों की जाती है बच्चों? पडलिंग राइस के अंदर की जाती है, नाम भी सुना होगा पडलर के थ्रू। ओके, तो इट डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल पार्टिकल्स। क्या है ये? डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है। पडलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको वेट टिलेज के नाम से लिखा गया है यहाँ पर। भी क्या है? सोइल स्ट्रक्चर को क्या कर रही है? डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है पडलिंग। ठीक है, क्यों करनी है हमें सोइल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय? ये राइस के अंदर की जा रही है ताकि अपना जो पानी है वो नीचे ना जाए और खड़ा पानी रह सके, क्योंकि राइस की क्या है बच्चों? वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो राइस को क्या चाहिए बच्चों? राइस को स्टैंडिंग वाटर चाहिए। क्या चाहिए? स्टैंडिंग वाटर, मतलब खड़ा पानी, स्टैंडिंग वाटर। और सिर्फ राइस ही एक ऐसी क्रॉप है जो वाटर टॉलरेंट है, भी खड़े पानी के अंदर वो मतलब भी अपने पत्तों को गिराएगी नहीं, मुरझाएगी नहीं और यील्ड लॉस नहीं होने देगी। क्यों?
क्योंकि राइस के अंदर क्या होते हैं, एरेनकाइमेटस टिश्यू, एरेनकाइमेटस टिश्यूज, ओके, जो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर बेसिकली पाए जाते हैं, ओके। तो इसकी वजह से टोलरेट करती है राइस किसको, स्टैंडिंग वाटर को, और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, हमें पानी चाहिए ज़्यादा, और अपने इंडिया के अंदर पानी की मात्रा इतनी है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, भी उसको पडलिंग कर रहे हैं, पडलिंग प्रोसेस आया उसके लिए। पडलिंग में हम सोइल के स्ट्रक्चर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, इस तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, अभी जो उनके बीच में पोर स्पेसिस थे वो ख़त्म हो गए, और पानी नीचे नहीं जा रहा, पानी नीचे नहीं जा रहा तो वो ऊपर ही खड़ा रहेगा, ओके। तो ये होता है पडलिंग। तो समझते हैं, इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ लैंड प्रिपरेशन फॉर ट्रांसप्लांटिंग सेमी एक्वेटिक क्रो प्लांट सच एज राइस। भी ये एक क्लोथा ऐसा क्या है, जरिया है किसका, ज़मीन को तैयार करने के लिए, किसके लिए, जो हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं नर्सरी से, किसकी, राइस की। प्लैंकिंग आफ्टर वेट टिलेज मेक्स द सोइल लेवल एंड कॉम्पैक्ट। भी हमने पडलिंग कर ली, उसके बाद में प्लैंकिंग की जा रही है। जैसे मैंने बक स्क्रैपर का बताया था ना, बक स्क्रैपर का भी कुछ जिक्र हुआ था, जो बिहार उड़ीसा स्टेट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि पडलिंग के बाद में फील्ड को लेवल करने के लिए, तो वो बक स्क्रैपर उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, ओके। अपने एरिया के अंदर, हरियाणा के अंदर जो पडलिंग की जा रही है, वो बेसिकली पडलिंग तो पडलर से की जाती है, ओके। अपने हरियाणा के अंदर रोटावेटर को यूज़ किया जाता है, ओके। रोटावेटर को पडलिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, ओके। वेटलैंड प्लो और ड्राई लैंड प्लो आर नॉर्मली यूज्ड फॉर वेट टिलेज। अलग अलग प्लोज होते हैं, वेटलैंड के लिए अलग, जैसे मैंने बताया पडलर को यूज़ कर रहे हैं, ड्राई लैंड के लिए अलग प्लोज होंगे। तो हमें बेसिकली सिर्फ ये देखना है पडलिंग क्या है, किस क्रॉप के अंदर की जा रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, सोयल स्ट्रक्चर का, ताकि अपना पानी जो है वो खड़ा रहे, ओके। पडलर की जगह हम रोटावेटर भी यूज़ कर सकते हैं पडलिंग प्रोसेस के लिए। और जो रोटावेटर है ये क्या है बच्चों, अपना पडलर, ये पडलिंग मतलब सोयल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये इसके पीछे प्लैंकर लगा हुआ है, ओके। क्या है, प्लैंकर, तो इससे अपना लेवल भी मेंटेन रहता है। तो इसलिए हमें जो बक स्क्रैपर या कुछ और लेवलर्स है जो बाकी स्टेट्स अभी ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं, तो हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये अपना पडलर है, ओके। ये पडलिंग की जा रही है, पानी को खड़ा करके उसके सोयल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, किसके लिए, ताकि हम राइस की ट्रांसप्लांटिंग कर सकें। ये बच्चों रोटावेटर है। रोटावेटर बेसिकली क्या काम करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज को एक साथ परफॉर्म करता है। ये क्रॉप रेजिड्यूज को भी मिक्स कर देगा। रोटावेटर कौन सा है, प्राइमरी इक्विपमेंट है, सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही है, क्योंकि ये क्रॉप रेजिड्यूज को भी मिक्स कर रहा है, और जो प्राइमरी का काम है कॉम्पैक्शन को तोड़ रहा है, सोइल को लूज कर रहा है, फ्राइएबल बना रहा है। और सेकेंडरी कैसे है, ये सीड सोइंग के लिए ज़मीन को तैयार कर रहा है, गुड टिल्थ प्रोवाइड करवा रहा है, ओके। और रोटावेटर जो है किसके लिए, पडलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और पडलिंग जब हम ट्रैक्टर को यूज़ करके, मतलब क्या होता है बेसिकली ज़मीन के अंदर क्या होता है, गारा होता है ना, खड़े पानी के अंदर अगर हम ट्रैक्टर को चलाएंगे तो धंसने के चांस रहते हैं, ओके। तो उसके अंदर ट्रैक्टर के टायर्स के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, केज व्हील, जाली जैसे टायर के ऊपर कुछ डाला जाता है, जिसको हम कहेंगे केज व्हील, पडलिंग के दौरान, ओके। तो ये अपना रोटावेटर है। अब आप बच्चों देखना रोटावेटर कैसे यूज़ किया जा रहा है एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी, एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन के लिए। तो ये देखिए ये क्या है बच्चों, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये कौन सी क्रॉप है, ये यहाँ पे कॉटन की है, ये रोटावेटर नहीं है, ये पता है क्या है, ये है अपना सीड ड्रिल है। तो देखिए आगे खड़ी फसल है अपनी, किस चीज़ की, कॉटन की। कॉटन के बाद में वीट की सोइंग हो रही है। टिलेज का कहाँ कंसेप्ट गया बच्चों, हमने प्राइमरी पढ़ा, प्रिपरेटरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा, फिर लेआउट पढ़ा, बट ये गई ये मॉडर्न मशीनरीज। ये क्या कर रही है, इसके अंदर आगे तो रोटावेटर लगा हुआ है जो क्या कर रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज को परफॉर्म कर रही है। जो क्या कर रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी के हिसाब से जो अपनी कॉटन की क्रॉप है इसको क्रश कर रही है, सेकेंडरी के हिसाब से इस सीड बेड को अच्छे से प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है। क्या हो गया, ये रोटावेटर लगा हुआ है। प्लस में इसके अंदर क्या है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल।
एक जो दो नालियां लगी हुई है, एक नाली से अपना गेहूं का सीड आ रहा है और दूसरे से क्या है, फर्टिलाइजर, आई मीन टू से बेसल डोज जो अपने डीएपी और यूरिया की देनी है और पोटास की देनी है, वो आ रहा है। तो बेसिकली बच्चों ये क्या था अपना, ये अपना जीरो टिलेज का कंसेप्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ प्लोइंग की। डेप्थ ऑफ प्लोइंग भी कितनी गहरी जुताई की जाती है। एक तो होती है शैलो प्लोइंग और एक होती है डीप प्लोइंग। डीप प्लोइंग होगी जो गहरी रूट्स वाली है ना, जैसे कॉटन है, पिजन पी है, मतलब अरहर है, उनके लिए 15 से 30 सेंटीमीटर है, और जो शैलो रूट क्रॉप्स है उनके लिए 10 से 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑन एन एवरेज कितना कह सकते हैं हम, ऑन एन एवरेज 15-20 जो है वो क्या है अपनी ऑन एन एवरेज डेप्थ ऑफ टिलेज। ओके, 15-20 या 12 से 20 जो है वो क्या है फील्ड क्रॉप्स के लिए एवरेज टिलेज की डेप्थ। जो प्लोइंग की डेप्थ है वो इफेक्टिव रूट जोन जो है उसके क्रॉप पे डिपेंड करती है। ओके, अब नंबर ऑफ प्लोइंग, कितनी प्लोइंग होती है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, उसके अंदर क्या किया जा रहा है, कोई प्लोइंग नहीं की जा रही। एक ही प्रोसीजर में नॉट ओनली टिलेज बट इवन द सोइंग प्लस में जो फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन है वो एक ही काम में की जा रही है। तो ये क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स है बच्चों। तो हम वैसे बेसिकली नंबर ऑफ प्लोइंग्स पढ़ते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सोइल की कंडीशन पे डिपेंड करता है भी। अगली क्रॉप को बीजने के लिए कितना टाइम है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा टाइम है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑफ सीजन टिलेज को यूटिलाइज करके डीप समर टिलेज भी कर सकते हैं। ओके, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉप पे डिपेंड कर रहा है, सोइल की कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है, और क्रॉपिंग सिस्टम जो है उस पे डिपेंड कर रहा है। क्रॉपिंग सिस्टम क्या था, क्रॉपिंग पैटर्न और उसकी मैनेजमेंट जो है। तो बेसिकली क्रॉपिंग सिस्टम को हम जैसे कैसे भी समझ सकते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम को हम क्रॉपिंग पैटर्न भी बेसिकली एक नैरो सेंस के अंदर कह सकते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न जैसे क्या था, वीट और राइस का, ठीक है, राइस और वीट का जो क्रॉपिंग पैटर्न है, तो क्रॉपिंग पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि राइस की हार्वेस्टिंग के बाद में वीट की सोइंग करनी होती है तो इतना टाइम नहीं होता। तो जैसे पराली क्यों जलाई जा रही है, क्योंकि टाइम नहीं है। भी राइस को हमने हार्वेस्ट कर लिया, बाद में जो रेजिड्यूस बच गए तो उसके बाद में क्या, वीट की सोइंग करनी है। किसान को क्या करेगा, पराली डिग्रेड इजीली नहीं होगी, उसको सोइल के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, क्या करेगा, उसको आग लगा देगा। तो ये काफ़ी बड़ा इशू जो आजकल बना हुआ है पोल्यूशन के लिए। तो पराली किस लिए जलाई जा रही है, क्योंकि क्रॉपिंग के लिए वो नहीं है, वीट राइस के बाद में जस्ट आफ्टर द राइस में वीट की सोइंग करनी है। तो जो जीरो टिलेज है उसका कंसेप्ट आया है बच्चों। भी हमने राइस को हार्वेस्ट कर लिया, अब विदाउट कल्टीवेशन प्राइमरी सेकेंडरी हमें सीधी वीट की सोइंग करनी है, उसको क्या कह देंगे, जीरो टिलेज। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ प्लोइंग जो मॉइस्चर की लेवल है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, भी कितना अपना मॉइस्चर लेवल है सोइल के अंदर। तो बच्चों नंबर ऑफ प्लोइंग की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ प्लोइंग में मैंने बताया कि नया कंसेप्ट आया है भी ज़्यादा प्लोइंग ना की जाए। क्योंकि प्लोइंग की हमने क्या की थी स्टार्टिंग में, प्लोइंग मतलब टिलेज की हमने स्टार्टिंग में क्या की, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स तो थे बट उनके नुकसान भी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा डीजल लग रहा है, डीजल ऑयल पेट्रोल क्या है ये अपने कौन से रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, तो हमें क्या करना है, इनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना है कि अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन है इनका यूज़ ना कर पाए। तो बाकी भी है, जैसे कॉस्ट होती है जो अपनी कल्टीवेशन की, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है ट्रैक्टर और मशीनरीज का, और ट्रैक्टर चल रहे हैं तभी अपनी सोइल कंपैक्ट हो रही है। ये क्या है, ये एक साइकिल बना हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, टिलेज क्यों कर रहे हैं, सोइल की कंपैक्शन को तोड़ने के लिए। तो बच्चों पहले सोइल की कंपैक्शन नहीं थी क्या, पहले नहीं थी क्योंकि ट्रैक्टर और ये हैवी मशीनरीज नहीं थी। कंपैक्शन कैसे हो रही है, क्योंकि हम ट्रैक्टर और हैवी मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं। ओके, और वो यूज़ कर रहे हैं तो उन्हीं को यूज़ करके हम टिलेज को वो करना है, मतलब कंपैक्शन को तोड़ना है टिलेज का यूज़ करके। तो बेसिकली एक और नया कंसेप्ट आया है, क्या कंसेप्ट है बच्चों, वो है अपना कंजर्वेशन टिलेज का। कंजर्वेशन टिलेज कैसे, ये कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन टिलेज का सिंपली ये मतलब एक कंजर्वेशन, हमें बचाना है टिलेज को, कम से कम टिलेज करनी है। तो कंजर्वेशन टिलेज के अंदर एक तो मिनिमम टिलेज आता है, एक कंसेप्ट आता है जीरो टिलेज का। तो कंजर्वेशन टिलेज क्यों आया, क्योंकि इसलिए कि जो अपना सोइल इरोजन जो है,
सोइल इरोजन कम होएगा, क्योंकि जब हम टिलेज करते हैं तो सोइल क्या होती है, लूज, और सोइल लूज होके विंड और वाटर के साथ इरोड हो जाती है। तो सोइल इरोजन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वो है समझने वाली चीज़ किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, सोइल के साथ न्यूट्रिएंट्स का भी इरोजन होता है। ओके, स्पेशली द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके एडवांटेजेस क्या है, जो मैंने बताया, फ्यूल और लेबर की रिक्वायरमेंट है वो घट जाती है। तो कुल मिला के अपना जो प्रोडक्टिविटी तो बढ़े या ना बढ़े, बट अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि अपनी कॉस्ट कम हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके एक डिसएडवांटेज ये है भी, कंजर्वेशन टिलेज ने हमने क्या बताया अभी, अपनी जो वीड है, वीड की पॉपुलेशन को कम करने में हेल्प करता है। तो हमें थोड़ा सा हर्बिसाइड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर हम कंजर्वेशन टिलेज के ऊपर शिफ्ट होंगे तो मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड का ट्रेंड चल जाएगा। अब हम बात करते हैं जीरो टिलेज की। तो हमने एक वीडियो में देखा था, जैसे कि जस्ट आफ्टर द कॉटन को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और साथ के साथ सोइंग कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसी टाइप से पैडी का मतलब क्या है, राइस के अंदर जो पराली जलाने का इशू आया है, भी जो पोल्यूशन हो रहा है उसके रिलेटेड हमने ये टेक्नोलॉजी निकाली है, जीरो टिलेज। और किस चीज़ इम्प्लीमेंट का नाम क्या है, हैप्पी सीडर। क्या कहेंगे बच्चों इसको, हैप्पी सीडर। जो क्या करेगा, जिसके आगे एक ऐसा लगा होता है, क्या एक ऐसा इम्प्लीमेंट लगा होता है जो रेजिड्यूज को मैनेज करता है, किसके, राइस की पराली को मैनेज करेगा। और पीछे क्या है, पीछे अपनी सोइंग हो रही है डायरेक्ट। तो हमें ना ही तो पराली जलानी है, ना ही प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज करना है, हमें सिर्फ हैप्पी सीडर का यूज़ करके, जो जीरो टिलेज के कंसेप्ट के ऊपर है। तो इससे ना ही पोल्यूशन हो रहा है और ना ही अपना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, फार्मर्स भी ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी, इस इम्प्लीमेंट का एडेप्शन करना है तो सरकार इस पर सब्सिडीज़ भी दी जा रही है, सब्सिडीज़। और इसको एडप्टेशन में अपने इंडिया के अंदर, जैसे हमें पता ही है, चीज़ों के एडप्टेशन में टाइम लगता है। ओके, तो ये अपना जीरो टिलेज का है, ये एग्रीकल्चरल टेक्निक है जिससे क्रॉप्स जो है वो विदाउट डिस्टर्बिंग द सोइल को बिना डिस्टर्ब किए क्रॉप्स को उगाया जाए। जीरो टिलेज जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम कर देगा, और जो लैंड की प्रिपरेशन, जो मतलब प्रिपरेटरी टिलेज है, उसकी कॉस्ट को कम करके डीजल की जो कंजप्शन है उसको भी कम कर देते हैं। तो एट लास्ट मतलब अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन काफ़ी हद तक कम की जा रही है। जीरो टिलेज reduces water requirement of the crop and loss of the organic carbon by the oxidation। भाई हम जब टिलेज करते हैं तो अपना जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अपनी सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, तो कार्बन का लॉस नहीं होगा एक तो, और दूसरा अपना जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको कम कर देगा, ताकि क्योंकि अपना जो ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा रिचार्ज नहीं होगा। तो किसी वे में कुछ प्लस पॉइंट्स है, इसलिए जिसको अपने जो टिलेज एक्टिविटीज़ थी उनके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको कवर अप करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ को लाया जा रहा है। तो हमने बात की कंजर्वेशन टिलेज की, और जिसके अंदर मिनिमम टिलेज, जितना हो सके उतनी कम टिलेज करेंगे। ओके, और तीसरा है अपना जीरो टिलेज। इसके बाद में हम टिलेज ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आजकल क्या चल रहा है, ट्रैक्टर्स। तो हम थोड़ा सा ट्रैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। भी ट्रैक्टर किस वर्ड से नाम लिया गया है, ट्रैक्टर लिया गया ट्रैक्शन मतलब खींचना। ये एक वर्ड है ट्रैक्टर का, जो मतलब है भी क्या करता है, खिंचाव। और इसके अंदर ट्रैक्टर के अंदर क्या होती है, हॉर्स पावर, इसके अंदर इसकी पावर मेजर की जाती है। तो सबसे पहला कौन सा ट्रैक्टर था, अपना MS आइसर जो था ना, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग भारत में MS आइसर ने स्टार्ट की थी। इसका पूरा नाम उस टाइम क्या था, MS आइसर गुड अर्थ। कब की थी, 1960 और 61 के अंदर। 1960 याद कर सकते हो, जब GB पंत यूनिवर्सिटी बनी थी, जो पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। ओके, 1971 के अंदर मार्केट में एस्कॉर्ट के ट्रैक्टर्स आए। ओके, एस्कॉर्ट के ट्रैक्टर, जिन्होंने क्या दिया, फोर्ड ट्रैक्टर्स, जो सबने नाम सुना होगा, फोर्ड। ओके, 1973 के अंदर फिर HMT के ट्रैक्टर आने स्टार्ट हुए। तो हमने क्या क्रोनोलॉजी पढ़ी बच्चों, हमने 1960 के अंदर MS आइसर, 1971 के अंदर फोर्ड के ट्रैक्टर, एंड 1973 के अंदर ट्रैक्टर ऑफ HMT। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अपना अपकमिंग लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।